हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखें। आइए देखते हैं दोस्तों मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक है, यानी मुख के जिस भाग से हम जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं सूत्र के माध्यम से उच्चारण स्थान। पहला सूत्र है हमारा यहाँ पे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। यानी दोस्तों इस सूत्र का यदि अर्थ समझें तो यहाँ पे आ का अर्थ आ ही है और कु का अर्थ यहाँ पे क वर्ग से है। किससे दोस्तों? क वर्ग से। और क वर्ग में हमारे कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो क वर्ग में हमारे का, खा, गा, घा, अंगा, यानी ये 5 वर्ण आते हैं। और यहाँ पे हा का मतलब हा ही है और विसर्जनीय नाम कंठ है यानी और विसर्ग। ठीक है, यानी यहाँ पे दोनों आ और का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सूत्र क्या है। दूसरा सूत्र है हमारा इचु यशानाम तालु। यानी यहाँ पे ई और चू का अर्थ यहाँ पे च वर्ग से है। च वर्ग में हमारे ये अक्षर आते हैं चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, और यहाँ पे या का मतलब या ही है और सा और कौन से हो गया, यानी दोनों ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और शा, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक है, अगला सूत्र है दोस्तों ऋतु रसाड़ा मूर्धा। यानी री, दोनों री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और शा, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। यहाँ पे दोस्तों टू का अर्थ टा वर्ग से है, ध्यान दीजिएगा। अगला सूत्र है हमारा लृतुलसानाम दंतः। क्या है दोस्तों? लृतुलसानाम दंतः। यहाँ पे लृ का अर्थ है लृ, टू का अर्थ है तावर्ग। तावर्ग में कौन कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, और ला और सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है दंत। क्या होता है दोस्तों? दंत, यानी ये दांत से उच्चारित होते हैं, दांत की सहायता से। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा उपबद्धनीय नाम ओष्ठव। यानी उ, ये बड़ा उ भी, पाफा, बाभा, माँ और उपमध्यनीय। दोस्तों उपमध्यनीय यहाँ पे अर्ध विसर्ग पा और फा के पहले लगा होता है। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग में गड़बड़ है थोड़ा सा। अर्ध विसर्ग ऐसे रहता है, ऊपर को और ये नीचे को भी। और किसके पहले लगाया जाता है? तो पा और फा के पहले ये लगाया जाता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला सूत्र है हमारा इय मंगड़ा नाम नासिका चा। यानी इया, मा, अंगा, ड़ा और ना, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है क्योंकि यह नासिका की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, अगला सूत्र है दोस्तों ए दैतो कंठ तालु। यानी ए और ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। क्या होता है दोस्तों? कंठ और तालु। ठीक है, अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र है हमारा दोस्तों ओ दौतो कंठोष्ठम। यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। क्या होता है दोस्तों? कंठ और ओष्ठ। अगला है हमारा यहाँ पे वकारस्य दंतोष्ठम। यानी व का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है। अगला है दोस्तों जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। यानी का और खा, इनके पहले दोस्तों अर्ध विसर्ग लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अर्ध विसर्ग लगा रहता है और इनका उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल। ठीक है दोस्तों, जैसे पा और फा के पहले लगा था वहाँ पे उपमध्यनीय नाम में, तो यहाँ पे का और खा के पहले अर्ध विसर्ग इस प्रकार लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का और खा के पहले लगाया जाता है। अगला है दोस्तों नासिका अनुस्वारस्य नासिका। यानी इसका अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है।
अनुस्वार दोस्तों जैसे अंग के ऊपर जो बिंदी लगी होती है इसी को अनुस्वार कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 11 सूत्र बताए गए हैं। आप इनको याद कर लेंगे तो आसानी से आप इनका उच्चारण स्थान ज्ञात कर सकते हैं, यानी आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं आगे प्रयत्न के बारे में। तो दोस्तों प्रयत्न क्या है, प्रयत्न किसे कहा जाता है, तो देखेंगे यहाँ पे वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दोस्तों दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत हमारे 5 प्रकार आते हैं और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न से क्या आशय है। तो अभ्यंतर का अर्थ होता है दोस्तों भीतर। क्या होता है? भीतर। यानी अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व यानी पहले मुख के अंदर होती है। ठीक है, यानी उस चेष्टा से तात्पर्य है यहाँ पे जो वर्णों के उच्चारण करने के समय पहले मुख के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मुख नहीं है, मुख है। क्या है यहाँ पे? मुख है। ठीक है, यहाँ पे मुख है, ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो पहला हमारा स्पृष्ट होता है। पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट किसे कहते हैं? तो देखेंगे यहाँ पे इस अभ्यंतर में जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें का से माँ तक के 25 वर्ण आते हैं। यहाँ पे इसका सूत्र दिया हुआ है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, यानी स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श व्यंजनों का होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं आपको बता चुके हैं। का से माँ तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 25 होती है और इनका उच्चारण स्थान नहीं दोस्तों, उच्चारण प्रयत्न स्पृष्ट होता है। ठीक है, अगला है हमारा ईषत् स्पृष्ट। अगला है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है छुआ गया, यानी इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें या व राला आते हैं, यानी अंतस्थ वर्ण आते हैं। इसका सूत्र है दोस्तों ईषत् स्पृष्टम अंतस्था नाम। कौन सा? ईषत् स्पृष्टम अंतस्था नाम। ठीक है, इस प्रकार यानी ईषत् प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। अगला है दोस्तों विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। ठीक है, यह प्रयत्न स्वरों का होता है। यानी किसका होता है? यह स्वरों का होता है। यहाँ पे सूत्र आप देख सकते हैं विवृत स्वराणाम, यानी विवृत स्वरों का प्रयत्न होता है। स्वर में आ से लेके हमारे कहाँ तक के आते हैं दोस्तों? आहा, यानी 9 कि संस्कृत में कितने स्वर बताए गए हैं? तो 9 स्वर बताए गए हैं। सभी का प्रयत्न विवृत होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों ईषत् विवृत। इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। सल अर्थात स सा स हा, इन 4 ऊष्म वर्णों का प्रयत्न ईषत् विवृत होता है। कौन सा दोस्तों? ईषत् विवृतम ऊष्मणाम, यानी इसमें ऊष्म वर्णों का प्रयत्न ईषत् विवृत होता है। अगला है दोस्तों संवृत। संवृत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। इसमें दोस्तों वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का प्रयत्न क्या होता है? संवृत होता है। ठीक है दोस्तों, किसका? ध्यान दीजिएगा, केवल एक वर्ण है ह्रस्व आ, इसका प्रयत्न क्या होता है? संवृत। यहाँ पे आप सूत्र देख सकते हैं ह्रस्व अवर्णनीय प्रयोगे संवृतम। ठीक है,
अगला है दोस्तों दूसरा बाह्य प्रयत्न। अभी तक हम अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में देख रहे थे, अब है हमारा अगला बाह्य प्रयत्न। यह दोस्तों 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं तो देखेंगे यहाँ पे, मुख से जब वर्ण बाहर निकलते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। यह दोस्तों 11 प्रकार का होता है। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये 11 प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि विवार, श्वास और अघोष इनके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक सूत्र होता है, कौन सा? खरो विवाराः श्वसा अघोषाच, यानी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? विवार, श्वास और अघोष होता है। दोस्तों प्रत्याहार में हम आपको बता चुके हैं, जैसे खर प्रत्याहार है तो यह खप छटत चटतव से कहाँ तक? ससर सूत्र तक जाएगा, और इसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे उनका क्या होगा? विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होगा। यानी इसके अंतर्गत खर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे कौन कौन से? खा, फ, छ, ठ, ता, चा, ट, ता और का, पा, सा, 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 यानी तीनों सा। इस प्रकार दोस्तों इन सभी वर्णों का प्रयत्न होगा विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, अगला है दोस्तों संवार, नाद, घोष। इसका सूत्र होता है हसः संवारा नादा घोषा च, यानी हस प्रत्याहार। कौन सा दोस्तों? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण उनका प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। दोस्तों तीनों है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संवार, नाद और घोष कौन से वर्ण? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। ठीक है, यह हमारा किस सूत्र से शुरू होगा? तो यह महेश्वर सूत्र हैवरट से कहाँ तक जाएगा? जब गर्दश तक जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी बीच में वर्ण आएंगे वह हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे और उनका प्रयत्न संवार, नाद और घोष होगा। कौन कौन से आएंगे दोस्तों? तो आप देख सकते हैं निकाल के। अगला है दोस्तों अल्प प्राण। कौन सा है? अल्प प्राण। इसमें दोस्तों कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ध्यान दीजिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तो यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से? यावाराला। इनका प्रयत्न होता है अल्प प्राण। क्या होता है दोस्तों? अल्प प्राण। ठीक है, अगला है हमारा महाप्राण। प्राण का मतलब दोस्तों यहाँ पे वायु से होता है। किससे? वायु से होता है, यानी जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़ेगा तो उसे अल्प प्राण कहेंगे, और यदि अधिक वायु फेंकेंगे यानी अधिक वायु निकलेगी उच्चारण में तो वहाँ पे महाप्राण वह कहलाएंगे। अब महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 24 लिखा है, यानी वर्गों का पहला दूसरा अक्षर और चौथा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन यानी तीनों सा और हा, इनका बाह्य प्रयत्न होता है महाप्राण। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? महाप्राण। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। अगला है हमारा उदात्त। कौन सा है? उदात्त बाह्य प्रयत्न। अब उदात्त के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र होता है उच्चैरुदात्त, यानी मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले अच, अच यानी स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, यानी मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि से उच्चारण स्थान हैं उनमें यदि ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं उनकी क्या होती है? उदात्त संज्ञा होती है। और अगला है हमारा अनुदात्त।
इसका सूत्र होता है दोस्तों नीचय रनुदात्तः। इसका अर्थ है यानी कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से उच्चारित, कहाँ से दोस्तों, निम्न भाग से, निम्न भाग से उच्चारित अच की, अच का मतलब आप जानते हैं कि स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। और अगला है हमारा अगला है स्वरित, यानी इसका सूत्र है समाहारः स्वरितः। जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे उदात्त और अनुदात्त यानी दोनों होंगे वहाँ पे स्वरित की संज्ञा हो जाएगी, यानी वहाँ पे स्वरित बाह्य प्रत्यय होगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या हैं, यह प्रयत्न केवल और केवल स्वरों के होते हैं। किसके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह तीनों प्रयत्न किसके होते हैं, स्वरों के होते हैं। ठीक है, यह तीनों प्रयत्न स्वरों के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन से चिन्ह हैं, तो अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन, यानी जो अक्षर अनुदात्त होते हैं उनके नीचे पड़ी लाइन और स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन होती है, यानी जो अक्षर स्वरित प्रयत्नों के होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार खड़ी लाइन लगाई जाती है। ठीक है, जबकि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन और स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन तथा उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। इस प्रकार दोस्तों आपके ये प्रयत्न पूरे होते हैं। और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।